to all of you. I am myself Balmiki Kumar. I am the faculty of science, so I will teach you science. अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में अगर सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइंस करते हैं. या इट इज द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनीथिंग. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं. एंड अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के वाई का अगर मीनिंग ढूंढते हैं, द स्टडी ऑफ WHY ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फैन होता है, वाई फैन मूव्स, पंखा क्यों मूव करता है. वाई मैन वॉक्स, आदमी क्यों चलते हैं. कोई भी थिंग्स कैसे बिहेव करता है, बल्ब क्यों जलता है. इसके बारे में अगर WHY वाई का मीनिंग आप क्यों का अर्थ अगर ढूंढते हैं, WHY वाई मीन्स होता है वाई क्यों, यानी कोई चीज क्यों है, कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में अगर मीनिंग ढूंढते हैं तो इसको हम लोग साइंस बोलते हैं. एंड another definition of science is systematic. Science is the systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the term of stable explanations and predictions about the universe. It means साइंस एक ऐसा सिस्टमेटिक इंटरप्राइज है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो क्या करता है, builds the organized knowledge, organizes knowledge. जैसे जितनी भी नॉलेज होता है ना उसको क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस, टेस्ट करके, एक्सप्लेन करके. उसके बाद प्रिडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स की बहुत सारे यूनिवर्स में जो प्रिडिक्शंस मतलब होता है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करने के आधार पर, बहुत सारे एक्सप्रेशंस के आधार पर जो हमको नॉलेज मिलता है, एक्सप्लेनेशंस मिलता है, मीनिंग मिलता है, उसको हम लोग साइंस के टर्म में हम लोग डालते हैं, उसको हम लोग साइंस समझते हैं. Science is divided into three terms: physics, chemistry and biology. Physics, it is the branch of science in which we study about energy, matter, energy and mutual relationship between matter and energy. यानी मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में उसके बीच का क्या आंतरिक क्या संबंध है, इसके बारे में अगर आप रिलेशंस के स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप साइंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिक्स का स्टडी कर रहे हैं. केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इन किसी मैटर की कंपोजिशन वो किससे बना है, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उस मैटर का प्रॉपर्टी क्या है, अगर इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं. बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर ओरिजिन्स, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस. उसके ओरिजिन्स क्या है, उद्भव कहाँ से हुआ, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या, इसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बायोलॉजी की कैटेगरी में डालते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट इन दिस थ्री ब्रांचेस: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फर्स्ट, फिजिक्स. So, in the physics chapter, class 9th, first chapter is motion. So, I will discuss about the motion. After start the term motion, first of all, I want to introduce a term, mechanics. What is mechanics? Mechanics is the branch of physics in which we study about the motion. मैकेनिक्स एक ब्रांच, फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और चैप्टर का नेम भी मोशन है. सो मैकेनिक्स एक टर्म है जो आपके थोड़ा सा हायर है, और इसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. मैकेनिक्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, काइनेमेटिक्स एंड सेकंड, डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होता है? So, kinematics, it is the branch of mechanics in which we study about the motion.
मोशन के एक काइनेमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग स्पेशल काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें स्पेशल हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक और था डायनेमिक्स, कॉजेज ऑफ मोशंस, मोशन का कारण क्या है, मोशंस क्यों उत्पन्न हुआ, उसका कारण क्या है, इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो डायनेमिक्स के कैटेगरी में चला जाता है। सो अगर आप मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोशन अगर हम जानते हैं कि एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स कांट बी इन रेस्ट, आपके यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी बॉडी है, यहाँ तक कि हमारा अर्थ हुआ, सोलर सिस्टम में सन के अलावे जितने भी उसके प्लैनेट हैं सभी सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करते रहते हैं। हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ हमारा रिवॉल्व करते रहता है। अगर हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ हम लोग का रिवॉल्व करता है, तो क्या हम लोग मोशन में रेस्ट में हो सकते हैं? नहीं, हम लोग भी मोशन में हैं। सो ऐसे कहा जाता है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हमारे अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है? रेस्ट में नहीं है, मोशन में है। और भी मोशन देख सकते हैं आपके अगल बगल। हम जब जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं, एरोप्लेन्स को देखते हैं, ट्रेन को देखते हैं, सभी क्या है? मोशन में रहते हैं। तो मोशन में हमको क्या दिखाई पड़ता है कि एवरी मोमेंट, एवरी पोजीशंस, उनका डिस्टेंस, पोजीशंस डाइवर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पोजीशन का चेंज कर रहा है। मोशन अगर आप मोशन को देखते हैं, मोशन का डेफिनेशन आप दे सकते हैं, ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग से अगर अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, टाइम के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग से अगर अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग मोशन में बोल देते हैं, मोशन ही होता है। मोशन में हम लोग 3 डायमेंशंस को हम लोग देख लेते हैं, 1 डायमेंशन, 2D एंड 3D। मोशन 3 टाइप का हो जाता है। फर्स्ट 1D मोशन, 2D मोशन है, 3D मोशन। 1D मोशन में क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेंगे। इसमें कैटेगराइज हम कर देते हैं। 1D मोशन मीन्स मूव्स इन लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर वो लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ये अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग 1D मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन जनरली लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 हो जाते हैं। तो अगर किसी 1 डायरेक्शन में जा रहा है, लीनियर मोशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो उसको हम लोग 1D मोशन के कैटेगरी में डालते हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन हाई स्पीड में किसी डायरेक्शन में जा रही है, 1D मोशन में डाल सकते हैं। 2D मोशन में क्या होता है? मीन्स मूव्स इन प्लेन। किसी प्लेन में कैसे जा रहे हैं, प्लेन पर कैसे मूव करते हैं। प्लेन का मतलब हो गया आपका, ये देखिए आपका बोर्ड है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पे बोर्ड हो गया, बोर्ड पर देखिए यहाँ पे ये लेंथ शो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रेथ शो कर रहा है। लेंथ और ब्रेथ एक 1 डायमेंशन हुआ और ये 1D एक हुआ, दोनों 1 2D के रिस्पेक्ट में, यानी एक प्लेन सरफेस पर
जो मोशन होता है एक प्लेन के सरफेस के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है उसको हम लोग 2D मोशन में डालते हैं। उसके बाद है 3D मोशन। 3D मोशन में ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्पेस, मीन्स स्पेस एरोप्लेन को देख लीजिए, हेलीकॉप्टर को देख लीजिए, कोई जो बर्ड्स है उड़ती हुई है जो स्पेस में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, उसको देख लीजिए। उसका जो डायमेंशन होगा 3D डायमेंशन के रेस्पेक्ट में होगा। ये डायमेंशन आता है तो इस डायमेंशन में होगा आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इस डायमेंशन को शो करने के लिए एक ग्राफ होता है। जो ग्राफ है ये 3 होता है, एक्स वाई जेड, और जो तीनों होता है, तीनों जो लाइंस होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी एक्स और वाई के बीच का जो एंगल बना है वो भी 90 डिग्री है। वाई और जेड के बीच का जो भी एंगल बना है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। और जेड और एक्स के बीच का जो एंगल बना है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। यानी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं तो उसको हम लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस अगर किसी में शो कर रहा है, तीनों डायमेंशन से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो कराया जा रहा है उसको हम बोल देंगे 3D। अगर 2 डायमेंशन की तरह किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो कराया जा रहा है, उसके बारे में जाना जा रहा है 2D, और 1 डायमेंशन एक्स जनरली या जनरली वाई या जनरली जेड के द्वारा अगर किसी पोजीशन को बताया जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग 1D। इन मोशन में आपको 1D, 2D, 3D के रिस्पेक्ट में होता है। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं मोशन का डेफिनेशन हम लोग जाने। ए बॉडी changes its position with respect to time surrounding or environment is called motion. After motion, we discuss about some points. जब आप मोशन स्टडी करते हैं, जब मोशन अध्ययन करते हैं, उसी मोशन से 5 पॉइंट्स निकल के आते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं जब मोशन को आप स्टडी करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है इसमें देखिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सीटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये 5 टर्म है जो कि आपका पहला है डिस्टेंस। मोशन में जब स्टडी करते हैं तो डिस्टेंस भी उसमें से निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, स्पीड भी होता है, साथ साथ में एक्सेलरेशन भी होता है। तो इसके साथ साथ हम जब स्टडी करेंगे तो प्रत्येक पॉइंट मोशन डिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, वेलोसिटी अलग, स्पीड और एक्सेलरेशन का अलग अलग जब डेफिनेशन होगा, उसके फॉर्मूला जब डिराइव होगा, फॉर्मूला जब उत्पन्न होगा, उस फॉर्मूला से आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से डेफिनेशन आगे चेंज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस। Now come on the point distance. So distance means जैसे हम लोग सुबह से शाम तक या आप स्कूल से, अपने घर से आप स्कूल आते हैं
तो देखते होंगे कि वहाँ से कुछ न कुछ डिस्टेंस वहाँ से आते हैं तो आप थक जाते हैं, कुछ न कुछ वर्क करके आते हैं, आपको लगता है कि नहीं बहुत दूर से आए हुए हैं। इसका मतलब है एक डिस्टेंस होता है जो कवर करके आते हैं, चलते हुए आते हैं, तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा या आपके द्वारा या किसी भी थिंग्स के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जो पाथ कवर किया जा रहा है, जो रास्ता कवर रास्ते जो चल के आया जा रहा है, उसको बोल जाता है डिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी रास्ता किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर तय करके आया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसमें एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर ए पे आते हैं, ए पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मान लें कि आप ही हैं ए पर, ए से जाते हैं बी पे जाते हैं, बी से अगर सी पे आते हैं, सी से डी पे जाते हैं, डी से ई पे आते हैं, तो टोटल जो एक्चुअल पाथ होगा, अगर एग्जांपल में होगा लेते हैं ये ए टू बी 3 मीटर, बी टू सी 4 मीटर, सी टू डी 5 मीटर, डी टू ई 6 मीटर, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 मीटर प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। टोटल डिस्टेंस को आप ऐड कीजिएगा, जैसे 4 3 7 7 5 12 12 प्लस 6 18 मीटर, यानी टोटल जो डिस्टेंस हुआ आप कितने कवर किए 18 मीटर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। तो ये आपका जो पाथ कवर्ड किया गया, टोटल किया गया, ये आपका हो गया डिस्टेंस। और डिस्टेंस के बारे में ये भी देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस में क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद एसआई यूनिट अगर देखा जाता है तो क्या है, मीटर है। उसके अगर डायमेंशंस देखा जाता है तो हम लोग डायमेंशंस पढ़े हुए थे, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसके अकॉर्डिंग अगर डायमेंशन देखा जा रहा है तो उस डायमेंशंस में m और 0 l के पावर 1 t के पावर 0 ये होता है उसका डायमेंशन। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता है दोज क्वांटिटी इज कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, इस डिस्टेंस में कोई डायरेक्शंस नहीं होता है। अगर आप कितना हो दूर जाते हैं उसका डायरेक्शंस नहीं, कभी आप लेफ्ट राइट अप डाउन किधर भी जा सकते हैं, इसके लिए कोई डायरेक्शंस नहीं होता, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी में डालते हैं। एसआई यूनिट होता है, अगर यूनिट कोई भी, अगर किसी भी मेजरमेंट में अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर उसमें यूनिट नहीं है तो कंफर्म नहीं होता है, तो क्या है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की कंफर्मेशन नहीं होता है तो है क्या। जैसे यहाँ पर अगर लिखना होता टोटल जो यहाँ से डिस्टेंस पाथ कवर किए हैं, अगर हम 18 लिख करके छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, पता चलता क्या है, कुछ नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे हम मीटर डालते हैं ये क्लियर हो जाता है क्या है 18 मीटर, आपको ये भी समझ में आता है कि ये क्या है, एक डिस्टेंस लिखा गया है, आप एक पाथ है। तो यूनिट विल बी मस्ट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। सो एसआई यूनिट ऑफ जो होता है डिस्टेंस मीटर हो जाता है। इसमें अगर सीजीएस यूनिट के बारे में जाते हैं, सीजीएस यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटीमीटर। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट या सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट इसको बोलते हैं एसआई को। और उसके अकॉर्डिंग ये एसआई जो यूनिट होता है पूरे वर्ल्ड में, यानी सभी जगह जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, यूनिट आपको एसआई के मीटर ही मिलेगा। सीजीएस होता है सेंटीग्राम सेकंड, जो एसआई से छोटा यूनिट होता है। उसका उसमें जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन में देखते हैं m पावर 0, यानी m का मतलब होता है m इंडिकेट करता है उसके मास को, l इंडिकेट करता है उसके लेंथ को, और टाइम इंडिकेट करता है उसके टाइम, t मीन्स समय को। तो इसमें देखा गया जो डिस्टेंस होता है कभी भी हम जब कवर करते हैं तो l यानी वो लेंथ होता है, इसलिए m पावर 0 यानी इसमें कोई इसका मास नहीं है और लेंथ केवल है, इसलिए उसे l पावर 1 यानी केवल लेंथ का इंडिकेशन जा रहा है, और इसमें कोई टाइम का इंडिकेशन नहीं है, इसलिए m पावर 0 l पावर 1 और t पावर 0 हो जाता है। जो डिस्टेंस है इसमें ये भी हो गया कि डिस्टेंस में अब क्या आ गया कि आपको एक एक्चुअल पाथ कवर करते हैं, यानी ए से बी, बी से सी अगर जाते हैं, जितना डिस्टेंस, जितना आप पाथ कवर करते हैं उसको हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये स्केलर क्वांटिटी हो गया।
और स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ एसआई यूनिट इसका मीटर हो गया। डायमेंशंस में आपका m⁴0 l⁴1 t⁴0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्केलर की बात हुई। स्केलर तो जो भी क्वांटिटी होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी एंड दोज क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड दोज क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स ओनली बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ी सी अगर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आते हैं तो इसकी बाद जो आपका पॉइंट है नेक्स्ट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है आपको, उसमें डायरेक्शंस होता है। जो डिस्टेंस होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें डायरेक्शंस होता है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। So now come on the point, displacement. Displacement, it is the shortest distance between 2 points. दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसको हम लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल, यानी इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। और जहां पे जो कुछ जाकर पहुंचता है, फाइनल जाकर रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अदर डेफिनेशन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसमें होता है जो डिस्टेंस होता है ना, इसमें डायरेक्शंस होते हैं। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शंस होता है, यानी किसी सेम डायरेक्शंस, एक ही डायरेक्शंस में स्टेट में रहता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है। उसके बाद आपको इसमें जो टर्म आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है, तो इसमें देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इसके पहले भी बताया गया था, दोज क्वांटिटी विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसी क्वांटिटी तो अपना मैग्नीट्यूड यानी जो अपना एक पाथ भी कवर करता है, उस साथ में उसके साथ डिस्प्ले डायरेक्शंस भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर हो जाता है। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाएगा, सीजीएस ये आपको सेंटीमीटर हो जाएगा। मेजरमेंट करते हैं, अगर एसआई में मेजरमेंट हो रहा है तो हम लोग मीटर का यूज करेंगे, सीजीएस में मेजरमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर का यूज करेंगे। डायमेंशंस, इसका जो डायमेंशंस होता है इसमें भी आपको मास नहीं होता है, आपको केवल लेंथ होता है। ये भी जैसे डिस्टेंस है वैसा ही एक डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी केवल लेंथ होता है। तो एल का वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पे टाइम नहीं होता है, इसलिए टाइम का वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए डायमेंशन हम बोल सकते हैं m⁴0 l⁴1 t⁴0। उसके बाद देखा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कभी भी अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं तो कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है। निगेटिव होने का मतलब है अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं फिर वहां से सेम डायरेक्शन अपने ही डायरेक्शन में फिर जहां पे गए हैं वहीं पे अगर चले आते हैं तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और कभी कभी जीरो भी हो जाता है। उसको हम लोग के डायग्राम से देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि डिस्टेंस कभी भी बड़ा होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी भी बड़ा होता है और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के।
इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं। यहाँ पर ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, ए से बी पे आ रहा है और बी से सी पे जा रहा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस में देखा जा रहा है यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे क्या हो गया 3 मीटर है। तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस आपका ये एक हो गया, दूसरा होगा ये 3 मीटर का डिस्टेंस। ए से उसको सी पर पहुंचना है, तो ए से जैसे ही सी पे जाएगा वहां पे देखा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल डिस्टेंस होगा, इसमें 2 डायरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नीचे आना पड़ रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो फिर 2 डायरेक्शन हो रहे हैं, तो इसके लिए टोटल जो डिस्टेंस होगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशंस 2 पॉइंट। तो ए से सी का एक जो आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा उसको क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में ए से सी जाने का मतलब है इसमें एक ही डायरेक्शन है, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिल जा रहा है प्लस डायरेक्शन भी मिल जा रहा है। इसमें देखते हैं अगर इसको निकालना होगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, इसमें इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज एच बोलते हैं, ये होता है पी परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बी बेस। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थ्योरम होता है मैथमेटिक्स का है। इसमें देख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ द बेस, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो होता है आपका एक थ्योरम है, और ये किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो फिगर बनाते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका थ्योरम का हम लोग यूज कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देखा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो एच का वैल्यू आपको निकालना है, तो एच स्क्वायर। पी का वैल्यू देखा है तो पी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये हो गया 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हुआ, स्क्वायर यानी एच का वैल्यू निकालना है तो आगे चलिएगा, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस 5, यानी एच का वैल्यू आपको पॉजिटिव यानी 5 ले लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिस्टेंस को निकालना होता है तो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 मीटर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एच का वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर आ गया। यहाँ पे देखा गया तो डिस्टेंस 7 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो डिस्टेंस बड़ा हो गया। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें इक्वल भी होगा और निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओरिजिन है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिनेट कर कोई ऑब्जेक्ट चलने के लिए यहाँ से जैसे ही आगे चला 5 मीटर आगे चला चलने के बाद फिर वो क्या किया कि अपने ही मीडियम में जैसे किया था वैसे ही रिटर्न फिर चला आया, वहां पे गया इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ से फिर अपने ही डायरेक्शन में चल के यहाँ पर बी पे गया, फिर वहां से ए पर आ गया। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये हो गया 5 मीटर प्लस 5 मीटर यानी 10 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो इनिशियल पोजीशन से गया था फाइनल पोजीशन पे, फिर फाइनल से आ गया इनिशियल पे, तो देखा जा रहा है यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0 हो गया, यानी 5 माइनस 5 0।
तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखा गया तो 10 मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अगर निगेटिव भी कैसा होता है, निगेटिव के लिए अगर यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये 4 मीटर आगे बढ़ा, फिर यहाँ से ये 4 मीटर 8 मीटर अगर अपने डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, 4 मीटर ये कवर करेगा और फिर ओरिजिनल से फिर और इधर 4 मीटर आ गया। इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंचा, फिर जब रिटर्न्स आया तो 4 मीटर फिर 4 मीटर। इसका मतलब हो गया कि ये 4 मीटर तो कवर कर गया, फिर 4 मीटर और इनिशियल पोजीशन से अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर होगा और ये कौन सा होगा तो निगेटिव होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा था सबसे पहले और वो डायरेक्शन चेंज की, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 4 लेकिन माइनस में होगा।